सचिन और साइली पर बड़ा आरोप। रेणुका और तेजस ने लगाया धोखाधड़ी का इल्जाम। पूरा वीडियो देखने के लिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज उड़ने की आशा का यह एपिसोड दिल को झकझोर देने वाला है। अस्पताल की वह ठंडी सफेद गलियारे वाली जगह आज किसी जंग के मैदान से कम नहीं लग रही थी। चारों तरफ मशीनों की बीप, लोगों की भागदौड़ और हवा में घुला डर। और उसी डर के बीच खड़ा था देशमुख परिवार। अभी कुछ घंटे पहले तक सब ठीक लग रहा था। तेजस का इलाज चल रहा था, डॉक्टरों ने राहत की बात कही थी और सबको उम्मीद थी कि अब हालात संभल जाएंगे। लेकिन असली झटका तो अभी आना बाकी था। जैसे ही डॉक्टर ने फाइल बंद की और रिसेप्शन से बिल थमाया, रेणुका और परेश के चेहरे का रंग उड़ गया। वह रकम सिर्फ कागज पर लिखी संख्या नहीं थी, बल्कि एक ऐसा पहाड़ थी जो सीधे उनके सीने पर आ गिरा था। रेणुका की आंखें उस बिल पर जमी थी, जैसे बार बार देखने से शायद रकम कम हो जाए। लेकिन हकीकत तो और ज्यादा चुभने वाली थी। यह कोई छोटी रकम नहीं थी। यह वह पैसा था जिसे जोड़ने में परेश ने पूरी उम्र खपा दी थी, और फिर भी जो उनके पास नहीं था। तेजस, जो हमेशा बड़े बड़े सपने देखने वाला, खुद को अमीर दिखाने वाला, आज उसी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। उसके चेहरे पर दर्द से ज्यादा एक अजीब सी निश्चिंतता थी, जैसे यह सब होना ही था, जैसे किसी और को इसका इंतजाम करना ही पड़ेगा। बाहर खड़ा परिवार अंदर से टूट रहा था, और तेजस, उसे शायद अब भी अंदाजा नहीं था कि उसकी एक और लापरवाही ने सबको किस मुसीबत में डाल दिया है। रेणुका का हाल देखने लायक था। वह वही रेणुका थी जो हर बार तेजस की गलती पर पर्दा डाल देती थी, जो उसे हमेशा सही ठहराती आई थी। आज भी उसकी जुबान से तेजस के लिए कोई सवाल नहीं निकला। उसकी चिंता सिर्फ एक थी, पैसा आएगा कहां से। उसकी नजरें कभी परेश पर जाती, कभी बिल पर, और कहीं न कहीं वह उसे एक इंसान का इंतजार कर रही थी, जिसे वह कभी दिल से अपना नहीं पाई। परेश बाबा की हालत और भी ज्यादा दर्दनाक थी। एक रिटायर्ड आदमी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया, बच्चों के लिए सपने देखे, पैसे जोड़े, आज उसी आदमी के हाथ कांप रहे थे। वह चुपचाप अपनी जेब टटोल रहे थे, जैसे किसी चमत्कार की उम्मीद हो। शायद सोच रहे थे कि क्या उनकी जमा पूंजी इस आफत के सामने टिक पाएगी। उनकी झुकी हुई गर्दन सब कुछ कह रही थी। और तभी अस्पताल के उस गलियारे में कदमों की आहट गूंजी। सचिन आ गया था। वही सचिन, जिसे इस घर में अक्सर नाकारा, आवारा और लापरवाह कहा जाता है। वही सचिन, जिसकी मेहनत को कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। टैक्सी चलाने वाला बेटा, जैसे यह कोई बहुत छोटा काम हो। लेकिन आज, इस वक्त, पूरे देशमुख परिवार के लिए वही सबसे बड़ी उम्मीद था। सचिन अंदर आया तो उसकी नजरें सबसे पहले तेजस पर नहीं, अपने पिता पर गईं। परेश बाबा की आंखों में छिपी बेपसी उसने एक ही नजर में पढ़ ली। उसे उम्मीद थी कि कोई उसकी खैरियत पूछेगा, शायद कोई कहेगा, तू ठीक तो है। लेकिन यहाँ माहौल अलग था। रेणुका की नजरें उस पर थी, लेकिन उनमें ममता नहीं, जरूरत थी। बिना कुछ कहे सचिन बिल उठाकर देखता है। रकम देखकर उसका चेहरा सख्त हो जाता है। यह गुस्सा पैसे का नहीं था। यह गुस्सा उस नाइंसाफी का था जो सालों से चलती आ रही थी। वही पैसा, जो वह दिन रात सड़कों पर पसीना बहाकर कमाता है, आज फिर उसी भाई पर खर्च होने वाला था जिसने कभी घर के लिए एक ईमानदार कदम नहीं उठाया। सचिन का सब्र टूट जाता है। वह सीधे सवाल करता है, इतना बड़ा बिल, आखिर तेजस ने ऐसा क्या किया? फिर कोई नई बेवकूफी? उसकी आवाज में तल्खी थी, लेकिन उसमें सच्चाई भी थी। रेणुका को उसकी बातें चुभती हैं, लेकिन आज वह जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि आज उसे सचिन की जरूरत है। आज उसके सारे ताने, सारी नफरत, सब कुछ किनारे रखना पड़ रहा है। इसी बीच साइली चुपचाप सब देख रही थी। साइली, जो जानती थी कि सचिन का गुस्सा गलत नहीं है। उसने अपने पति को देखा है सुबह से रात तक टैक्सी चलाते हुए, धूप, धूल और थकान से जूझते हुए। वह जानती है कि यह पैसा उसके लिए सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि उसके सपनों की कीमत है। उसकी आंखों में सचिन के लिए दर्द भी था और गर्व भी। वह धीरे से सचिन के पास आती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है।
बिना बोले, बस यह जताने के लिए कि वह उसके साथ है। लेकिन सचिन का मन आज मानने को तैयार नहीं था। फिर उसकी नजर अपने पिता पर पड़ती है। परेश बाबा के कांपते हाथ, झुकी नजरें। यह सब सचिन से देखा नहीं जाता। उसका दिल भर आता है। वह जानता है कि बाबा के पास इतना पैसा नहीं है, और यह सोच उसे अंदर तक हिला देती है। आखिरकार सचिन रिसेप्शन की तरफ बढ़ता है। बिना किसी शोरशराबे के, बिना किसी दिखावे के वह बिल भर देता है। वह पल किसी जीत जैसा नहीं था। वह पल एक और कुर्बानी था। पैसे देकर जब वह वापस आता है, उसकी चाल में एक अजीब सी थकान होती है। यह थकान शरीर की नहीं, आत्मा की थी। उसे लगता है कि वह चाहे जितना भी कर ले, इस घर में उसकी जगह कभी नहीं बदलेगी। साइली यह सब महसूस करती है। वह उसे पानी देती है, चुपचाप। फिर धीरे से कहती है, आपने आज बहुत बड़ा काम किया है। सचिन हल्की सी हंसी के साथ कहता है, कोई बड़ा काम नहीं है। यह तो रोज का ड्रामा है। उसके शब्द दिल को चीर जाते हैं, क्योंकि उसे पता है आज बिल भरा है, कल फिर कोई नई मुसीबत खड़ी होगी। उधर तेजस अस्पताल के बिस्तर पर लेटा, शायद इस सब से बेखबर था। उसके मन में न शर्म थी, न पछतावा। उसे तो यही लग रहा था कि भाई ने पैसे दे दिए, मामला खत्म। रेणुका अंदर जाती है और तेजस को ऐसे संभालती है जैसे उसने कोई बड़ी लड़ाई जीत ली हो। वह उसे समझाने की बजाय सचिन की शिकायत करने लगती है कि उसने बिल देते वक्त इतना तमाशा क्यों किया। घर लौटते वक्त टैक्सी में सन्नाटा पसरा होता है। परेश बाबा खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं। सचिन ड्राइविंग सीट पर स्टीयरिंग को कसकर पकड़े हुए, साइली पीछे बैठी, आने वाले तूफान को महसूस करती हुई। घर पहुंचते ही रेणुका फिर शुरू हो जाती है। सवाल सचिन से, इल्जाम सचिन पर। और इस बार सचिन चुप नहीं रहता। वह साफ कह देता है, इज्जत उसकी होती है जो उसे कमाना जानता है। घर में आग लग जाती है। लेकिन इस बार साइली बीच में आती है, शांत लेकिन मजबूत। वह रेणुका को सच दिखाती है, और परेश बाबा भी आखिरकार बोल उठते हैं। इस सब के बाद रात के सन्नाटे में सचिन अपनी टैक्सी के पास बैठा होता है। साइली उसके लिए चाय लाती है। कोई बड़े शब्द नहीं, कोई वादे नहीं, बस खामोशी और साथ। साइली की आंखों में जो फिक्र थी, वह बिना शब्दों के ही सचिन तक पहुंच रही थी। उस फिक्र में सवाल नहीं थे, शिकायत नहीं थी, बस अपनापन था। सचिन के दिल में रात से जो आग जल रही थी, उस पर यह फिक्र ठंडे पानी की एक बूंद जैसी थी। साइली धीरे से बोली, पैसे फिर कमा लिए जाएंगे, लेकिन आपने आज बाबा का मान रखा है, यही सबसे बड़ी बात है। सचिन ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर झुका लिया। उस एक पल में उसे पहली बार लगा कि इस घर में कोई तो है जो उसके फैसलों की कीमत समझता है। रात किसी तरह गुजर गई। उम्मीद थी कि सुबह के साथ साथ कल का तनाव भी थोड़ा हल्का होगा, लेकिन यह उम्मीद देशमुख निवास में अक्सर टूट जाया करती है। सूरज उगा, चिड़ियों की आवाज आई, लेकिन घर के अंदर का माहौल वैसा ही बोझिल था। तेजस अपने कमरे में आराम फरमा रहा था। बीमारी उसके चेहरे पर कम और उसके व्यवहार में बिल्कुल नहीं दिख रही थी। कभी पानी चाहिए, कभी जूस, कभी तकिया ठीक नहीं है, कभी खाना हल्का नहीं है। और रेणुका, वह हर फरमाइश पर दौड़ रही थी, जैसे यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद हो। जब सचिन काम पर जाने के लिए बाहर निकला, तो उसका सामना उसी मंजर से हुआ। जिस भाई के लिए उसने कल रात अपने सपनों की कमाई एक झटके में लुटा दी थी, वही आज नवाबों की तरह हुक्म चला रहा था। सचिन वहीं ठिठक गया। उसकी नजरें तेजस पर टिक गईं। तेजस ने भी देखा, एक पल के लिए उसकी आंखें झुकीं। न शर्म से, न पछतावे से, बस असहजता से। सचिन ने कुछ नहीं कहा। कोई ताना नहीं, कोई बहस नहीं। वह बस मुड़ा और बाहर निकल गया। लेकिन यह चुप्पी साधारण नहीं थी। यह उस तूफान की खामोशी थी जो बहुत जल्द सब कुछ हिला देने वाला था। साइली यह सब देख रही थी। उसे समझ आ गया था कि सचिन के भीतर बहुत कुछ उबल रहा है। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि आज का दिन किसी तरह शांति से गुजर जाए।
लेकिन वह भी जानती थी कि जब तक रेणुका और तेजस का रवैया नहीं बदलेगा, इस घर में शांति सिर्फ एक सपना ही रहेगी। और दोस्तों, अभी तो कहानी की शुरुआत ही हुई थी, क्योंकि जिस बिल ने सबको हिला दिया था, उसकी पूरी सच्चाई अभी सामने आनी बाकी थी। मध्यम वर्गीय घरों में अक्सर ऐसा ही होता है, एक सच छुपा होता है और जब वह सामने आता है तो रिश्तों की नींव हिल जाती है। जल्द ही यह राज खुलेगा कि अगर तेजस ने झूठ और दिखावे का सहारा न लिया होता तो वह बिल आधा भी हो सकता था। अस्पताल में उसने अपनी शान के लिए महंगा कमरा लिया था, जबकि जरूरत ही नहीं थी। और जब यह बात सामने आएगी, तब जो विस्फोट होगा, उसकी गूंज पूरे घर में सुनाई देगी। यह कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, यह उस संघर्ष की कहानी है जो हर उस इंसान की होती है जो परिवार के लिए खुद को पीछे रख देता है। सचिन उन लाखों लोगों का चेहरा है जो सपनों को जेब में बंद करके जिम्मेदारियों को कंधे पर उठा लेते हैं और बदले में अक्सर उन्हें सिर्फ खामोशी मिलती है। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां सुबह का उजाला घर में आया है, लेकिन दिलों में अंधेरा अब भी बाकी है। सचिन बिना नाश्ता किए, भूखे पेट और भारी मन के साथ टैक्सी लेकर निकल चुका है। घर के अंदर माहौल ऐसा है जैसे कोई चिंगारी गिरने वाली हो। रेणुका रसोई में है, लेकिन आज बर्तनों की आवाज में प्यार नहीं, झंझलाहट है। वह बड़बड़ा रही है। उसका गुस्सा इस बात पर नहीं है कि पैसा चला गया, बल्कि इस बात पर है कि सचिन ने अस्पताल में तेजस से सवाल कैसे पूछ लिए। उसे अब भी यही चिंता है कि कहीं सचिन के तीखे शब्दों से तेजस की तबीयत और न बिगड़ जाए। रेणुका एक ट्रे सजाती है, जूस, फल और बादाम का हलवा। हाँ, वही बादाम का हलवा। एक तरफ घर की जमा पूंजी खत्म हो चुकी है और दूसरी तरफ नवाबजादे के लिए शाही इंतजाम। जब परेश बाबा लिविंग रूम में आते हैं और यह नजारा देखते हैं तो उनके माथे पर बल पड़ जाते हैं। वह अपनी छड़ी जमीन पर जोर से टिकाते हैं। आवाज गूंजती है, रेणुका, उनकी आवाज भारी है। घर में आटा बचा है या नहीं, इसका ख्याल है तुम्हें? या सारा पैसा इसी की ऐश में उड़ाने का इरादा है? रेणुका पलटकर और तेज हो जाती है। तो क्या हुआ? बच्चा बीमार है। ताकत की चीजें नहीं दूंगी तो क्या दूंगी? और राशन की चिंता मत कीजिए, आपका हीरा बेटा सचिन है ना, शाम तक कमा कर ले आएगा, उससे मांग लेंगे। यह सुनकर किसी का भी खून खौल जाए। वही सचिन जिसने कल सब कुछ दे दिया, आज फिर उससे उम्मीद। और लाडला बेटा आराम फरमा रहा है। तभी सायली सामने आती है। अब तक वह चुप थी, लेकिन इस बार नहीं। उसकी आवाज शांत है, लेकिन शब्दों में वजन है। आई, सचिन कोई मशीन नहीं है। कल ही उन्होंने इतनी बड़ी रकम दी है, आज हमें जो है उसी में गुजारा करना होगा। और तेजस दादा को अगर ताकत चाहिए तो सादा खाना भी काफी है। बादाम पिस्ता तब जरूरी नहीं जब सिर पर कर्ज का पहाड़ हो। रेणुका का चेहरा तमतमा जाता है। वह थाली पटक देती है। अब नई बहू मुझे घर चलाना सिखाएगी? लेकिन सायली की आंखों में आज डर नहीं था, वहां जिम्मेदारी थी। वह जानती थी कि अगर आज नहीं बोली तो सचिन की मेहनत यूं ही मिट्टी में मिलती रहेगी। परेश बाबा आगे बढ़ते हैं। पहली बार उनकी आवाज में फैसला होता है। अब से घर के खर्च का हिसाब सायली रखेगी। यह सुनते ही रेणुका को जैसे झटका लग जाता है। तिजोरी की चाबी हाथ से जाना उसकी सत्ता पर सीधा वार था। वह गुस्से में तेजस के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। अंदर का नजारा और भी चौंकाने वाला है। तेजस फोन पर किसी दोस्त से हंसते हुए बात कर रहा है। डींगे हाँक रहा है कि कैसे उसने अस्पताल में वीआईपी ट्रीटमेंट लिया। उसे जरा भी एहसास नहीं कि बाहर क्या चल रहा है। रेणुका को देखते ही वह फोन काट देता है और फिर से बीमार बनने लगता है। आई, एसी थोड़ा और तेज कर दो, बहुत गर्मी लग रही है। रेणुका एक पल रुकती है। बिजली का बिल याद आता है, लेकिन फिर ममता आड़े आ जाती है। वह रिमोट उठा लेती है और उधर मुंबई की तपती सड़कों पर सचिन टैक्सी चला रहा है। ट्रैफिक, शोर, सवारियों की शिकायतें, लेकिन उसका मन कहीं और है। उसे बार बार पिता का चेहरा याद आता है। उसे भूख लगती है। वह वड़ा पाव के ठेले के पास गाड़ी धीमी करता है।
जेब में बस कुछ सिक्के। वह सोचता है खा लूं या घर के लिए बचा लूं, और फिर बिना कुछ खाए आगे बढ़ जाता है। इधर घर में सायली तेजस के अस्पताल से आए कागज समेट रही है। तभी एक पर्ची उसके हाथ लगती है। वह बिल का पूरा विवरण है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। उसमें महंगे कमरे, एक्स्ट्रा सुविधाओं और फिजूल खर्चों का जिक्र है। सायली समझ जाती है, सच अभी बाकी है, और जब यह सच सामने आएगा तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। सायली के हाथ में वह कागज था, लेकिन दिमाग सुन्न पड़ चुका था। आंखें एक एक लाइन पढ़ चुकी थी, फिर भी यकीन नहीं हो रहा था। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि कल अस्पताल में सचिन जिस बात पर फटा पड़ा था, वह सिर्फ गुस्सा नहीं था, वह सच था। तेजस ने इलाज नहीं करवाया था, उसने अस्पताल को भी अपनी शान का मंच बना लिया था। एसी रूम, महंगी सुविधाएं, 5 स्टार जैसा खाना, जैसे कोई छुट्टियां मना रहा हो। और वह सब सचिन की खून पसीने की कमाई से। सायली की उंगलियां अनायास ही उस कागज को मसलने लगी। उसके भीतर गुस्सा उफान मार रहा था, लेकिन साथ ही एक डर भी था। वह सीधा परेश बाबा के पास जाना चाहती थी, सब कुछ उनके सामने रख देना चाहती थी। लेकिन अगले ही पल रुक गई। बाबा की कमजोर तबीयत, उनका कांपता दिल। अगर इस सच का बोझ अभी उनके सिर पर डाल दिया तो क्या होगा? सायली ने गहरी सांस ली। नहीं, पहले रेणुका से जवाब लेना जरूरी है। सच का सामना आज उसे करना ही होगा। वह सीधी रेणुका के कमरे की तरफ बढ़ी। अंदर रेणुका बैठी थी, अलमारी से साड़ियां निकाल निकाल कर देख रही थी। कभी एक को तह करती, कभी दूसरी को। शायद मन में हिसाब लगा रही थी कि कौन सी साड़ी बेचने से कितने पैसे मिलेंगे। या फिर यह सोच रही थी कि सचिन से अगली बार किस बहाने पैसे निकलवाए जाएं। सायली ने बिना कोई भूमिका बांधे वह कागज रेणुका के सामने रख दिया। ये क्या है आई? सायली की आवाज में न ऊंचाई थी, न कंपी, बस एक ठहरी हुई गंभीरता थी, जिसने रेणुका को असहज कर दिया। रेणुका ने कागज उठाया, एक नजर डाली और हकलाने लगी। अरे, ये तो बिल है। तो क्या हो गया? डॉक्टर ने कहा था आराम चाहिए। क्या उसे जनरल वार्ड में भेड़बकरियों की तरह लिटा देती? यह सुनते ही सायली का सब्र टूट गया। अब उसकी आवाज में आग थी, लेकिन वह अब भी मर्यादा में थी। आई, आराम और अय्याशी में फर्क होता है। सचिन जी ने अपनी एक एक पाई जोड़कर यह पैसा दिया है, और यहाँ तेजस दादा ने एसी रूम और महंगे खाने का मजा लिया। क्या आपको एक पल को भी नहीं लगा कि यह पैसा कितनी मेहनत से कमाया गया है? हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, हमें चादर देखकर पैर फैलाने चाहिए। दूसरों की कमाई पर मखमल के गद्दे नहीं खरीदने चाहिए। रेणुका का चेहरा तमतमा उठा। यह सच उसके लिए असहनीय था। वह झटके से खड़ी हो गई। तू होती कौन है हमारे घर के मामलों में बोलने वाली? अभी 4 दिन हुए हैं आए हुए और मालकिन बन गई। शोर सुनकर परेश बाबा भी वहां आ पहुंचे। उनकी आवाज में थकान थी। क्या हो रहा है यहाँ? सायली ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस वह कागज बाबा के हाथ में थमा दिया। बाबा ने चश्मा ठीक किया और पढ़ना शुरू किया। हर लाइन के साथ उनके चेहरे का रंग उड़ता चला गया। उंगलियां कांपने लगी, आंखों में अविश्वास भर गया। उन्होंने रेणुका की तरफ देखा। रेणुका, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने कहा था डॉक्टर ने मजबूरी में खास कमरा दिया है। ये तो होटल का बिल लग रहा है। उनकी आवाज टूट गई। यह सिर्फ पैसों का धोखा नहीं था, यह भरोसे का कत्ल था। रेणुका अब पूरी तरह घिर चुकी थी। उसने तुरंत रोने का सहारा लिया। मैं क्या करती? मेरा बच्चा तकलीफ में था। माँ हूं मैं। आप लोग तो बस पैसे पैसे करते रहते हो, कभी माँ के दिल को नहीं समझते। परेश बाबा का गुस्सा अब फूट पड़ा। ये माँ का दिल नहीं है, ये तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की बेशर्मी है। आज मुझे शर्म आ रही है कि मैंने सचिन को कभी गलत समझा। उस लड़के ने बिना सवाल किए पैसे दिए और तुम लोगों ने उसे लूटा है। सचमुच लूटा है। उसी वक्त घर का दरवाजा खुला। शाम ढल चुकी थी। सचिन अंदर आया, थका हुआ, पसीने और धूल से सना हुआ। वह एक पल में माहौल भांप गया।
बिना कुछ कहे वह अंदर आया, पानी का जग उठाया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सचिन ने देखा, बाबा की आंखें भरी हुई हैं, सायली गुस्से में खड़ी है, रेणुका सन्न है। अब क्या हुआ? सचिन ने थके स्वर में पूछा। आज कौन सा नया पहाड़ टूट पड़ा? परेश बाबा आगे बढ़े और सचिन का हाथ थाम लिया। यह स्पर्श खुद सचिन के लिए चौंकाने वाला था। बहुत समय बाद बाबा ने उसे इस तरह छुआ था। मुझे माफ कर दे बेटा, बाबा की आवाज रुंध गई। मैं तेरा गुनहगार हूँ। हम सब तेरा गुनहगार हैं। सचिन हक्का बक्का रह गया। वह सायली की तरफ देखने लगा। सायली की आंखों में नमी थी। उसने हल्के से सिर हिला दिया। सच सामने आ चुका था। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। तेजस, जो कमरे के अंदर से सब सुन रहा था, बाहर आ गया। चेहरे पर न शर्म थी, न पछतावा। उल्टा उसकी आवाज में अहंकार था। वाह, अब इस टैक्सी ड्राइवर को महान बना दिया गया। मैंने अगर अच्छा कमरा ले लिया तो क्या गुनाह कर दिया। मैं ऑफिसर बनने वाला हूं। मेरा एक स्टैंडर्ड है। मैं तुम लोगों की तरह छोटी सोच नहीं रख सकता। टैक्सी ड्राइवर और छोटी सोच जैसे शब्द हवा में तीर बनकर गूंजे। सचिन ने पानी का गिलास मेज पर रख दिया। उसकी चाल में एक डरावनी शांति थी। वह धीरे धीरे तेजस की तरफ बढ़ा। रेणुका बीच में आई। खबरदार, मेरे बेटे को हाथ लगाया तो। सचिन ने उसे अनदेखा किया। वह तेजस के सामने आकर रुका। दोनों की आंखें मिली। एक तरफ खोखला अहंकार, दूसरी तरफ वर्षों से दबा स्वाभिमान। सचिन बहुत धीमे लेकिन साफ शब्दों में बोला, स्टैंडर्ड बाप के पैसे पर नहीं, अपने दम पर बनाया जाता है, मिस्टर ऑफिसर। और जिस टैक्सी ड्राइवर को तू नीचा दिखा रहा है, उसी की कमाई से तेरे कपड़े हैं और तेरी थाली भरी है। आज के बाद अगर तूने मुझसे एक भी चीज मांगी तो मैं वो दूंगा जिसे तू जिंदगी भर याद रखेगा। यह धमकी नहीं थी, यह एक सीमा थी। तेजस सन्न रह गया। पहली बार उसने सचिन को इस रूप में देखा था। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि सायली को डर लगने लगा। वह आगे बढ़ी और सचिन का हाथ थाम लिया। जाने दीजिए, वह धीमे बोली, कीचड़ में पत्थर मारने से कपड़े अपने ही खराब होते हैं। बाबा को आराम चाहिए। सायली के स्पर्श से सचिन की सांसें थोड़ी सामान्य हुईं। उसने तेजस को आखिरी बार हिकारत से देखा और बाबा को सहारा देकर कमरे में ले गया। लिविंग रूम में रेणुका और तेजस अकेले रह गए। बेनकाब, लेकिन अब भी अड़े हुए। रात हो गई। चूल्हा नहीं जला। किसी को भूख नहीं थी। सचिन बाबा के सिरहाने बैठा उनके पैर दबा रहा था। वही बेटा जिसे सबसे ज्यादा कोसा गया, आज वही सहारा बना हुआ था। सायली चुपचाप किचन में गई। 2 रोटियां और थोड़ी सी सूखी सब्जी बनाई। सचिन के पास लाई। थोड़ा खा लीजिए, उसने कहा। भूख नहीं है, सचिन ने मना किया। सायली ने हल्की जिद की, आप गिर गए तो बाबा को कौन संभालेगा? सचिन ने उसकी तरफ देखा। उसे अपनी मां की परछाई नजर आई। वह चुपचाप खाने लगा। पहला निवाला मुंह में रखते ही एक आंसू थाली में गिरा। बिना आवाज, बिना शिकायत। सायली ने देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह जानती थी, इस वक्त शब्द नहीं, साथ चाहिए। और यहीं से अगले तूफान की आहट शुरू होती है। क्योंकि तेजस की शान के पीछे अभी एक और राज छुपा है। कुछ ऐसा जो शायद घर की नींव तक हिला दे। नई सुबह आ चुकी है। लेकिन यह सुबह उम्मीद नहीं, हकीकत का करारा तमाचा लेकर आई है। कहानी अभी बाकी है। घर में अजीब सी खामोशी पसरी हुई है। ऐसी खामोशी जो कानों को नहीं बल्कि सीधे दिल को चुभती है। हर कोई अपने अपने ख्यालों में डूबा हुआ है, जैसे बीती रात और बीते खुलासों ने सबके अंदर कुछ तोड़ दिया हो। आंगन में सचिन अपनी टैक्सी साफ कर रहा है। वह कपड़े से गाड़ी की बॉडी रगड़ रहा है, मानो धूल के साथ साथ अपने दिल में जमी कसक और गुस्से को भी मिटा देना चाहता हो। टैक्सी उसके लिए सिर्फ रोजी रोटी का साधन नहीं है, बल्कि उसकी पहचान है, उसका स्वाभिमान है। आज वह उसे कुछ ज्यादा ही ध्यान से साफ कर रहा है। उधर सायली तुलसी के पौधे को पानी दे रही है। उसके हाथ नियमित ढंग से पानी डाल रहे हैं,
लेकिन आंखें बार बार घर के मुख्य दरवाजे की ओर उठ जाती हैं। दिल बेचैन है, बिना वजह नहीं, जैसे किसी अनहोनी की आहट उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही हो। हवा में एक अजीब सा तनाव है जो किसी भी पल टूटने को तैयार है। और तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है। यह दस्तक किसी मेहमान की नहीं है। इसमें अपनापन नहीं, औपचारिकता भी नहीं। यह दस्तक सीधी मुसीबत की है। सायली चौंक जाती है। सचिन भी आंगन से सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखता है। रेणुका जो अंदर तेजस के लिए नाश्ते की तैयारी कर रही थी, ठिठक जाती है। दस्तक फिर होती है और इस बार और भी सख्त। दरवाजा खुलता है। एक अजनबी आदमी अंदर दाखिल होता है। चेहरा सख्त, आंखों में बेरुखी, हाथ में एक पुरानी सी डायरी। उसके हाव भाव से साफ है कि वह कोई बातचीत करने नहीं, हिसाब चुकता करने आया है। वह अंदर कदम रखते ही ऊंची आवाज में कहता है, तेजस देशमुख कौन है? रेणुका सकपका जाती है। आप कौन हैं? और मेरे बेटे को क्यों भून रहे हैं? वह आदमी बिना किसी भूमिका के जवाब देता है, मैं वसूली के लिए आया हूं। प्राइवेट मनी लेंडर का एजेंट हूं। आपके बेटे तेजस ने मुझसे कर्ज लिया है। यह सुनते ही परेश बाबा के हाथ से अखबार छूटकर नीचे गिर जाता है। उनकी आंखें फैल जाती हैं। सायली की सांस अटक जाती है। सचिन का चेहरा सख्त हो जाता है। कर्ज? तेजस ने कर्ज लिया? वह आदमी आगे बोलता है, अस्पताल में भर्ती होने से ठीक पहले। मोटी रकम। आज आखिरी तारीख है। ब्याज समेत पैसा चाहिए। अब कहानी का असली मोड़ सामने आता है। तेजस को अस्पताल जाने से पहले पैसों की जरूरत क्यों पड़ी थी? यही वह सवाल है जिसका जवाब अब सबके सामने आने वाला है। असलियत यह है कि तेजस ने अस्पताल में वीआईपी स्वीट बुक करने के लिए एडवांस डिपॉजिट दिया था। उसे पता था कि बिना मोटे पैसे के उसे वह आलीशान कमरा नहीं मिलेगा। और उसे यह भी पूरा भरोसा था कि बाद में जब बिल आएगा तो वह सारा बोझ सचिन के सिर मढ़ देगा। उसे लगा था खेल आसान है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि यह उधारी उसकी गर्दन का फंदा बन जाएगी। वसूली वाला अब सख्त लहजे में धमकी देने लगता है, अगर अभी पैसा नहीं मिला तो पुलिस को फोन कर दूंगा और फिर आपकी ऑफिसर बनने की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब तक कमरे में छिपा तेजस बाहर आता है। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका है। वह उस आदमी को देखकर जबरन मुस्कुराने की कोशिश करता है। भाई, थोड़ा वक्त दे दो। दे दूंगा। अभी हाथ टाइट है। लेकिन सामने वाला रहम के मूड में नहीं है। वह तेजस का कॉलर पकड़ लेता है। वक्त खत्म। रेणुका यह दृश्य देखकर चीख पड़ती है, छोड़ो, मेरे बेटे को छोड़ो। वह दौड़कर अंदर जाती है, सीधे अलमारी की तरफ। उसका इरादा साफ है, अपने आखिरी बचे गहने देकर बेटे को बचा लेना। लेकिन जैसे ही वह जेवरों का डिब्बा खोलती है, वह खाली होता है, पूरी तरह खाली। रेणुका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसे अचानक याद आता है, कुछ दिन पहले तेजस ने अलमारी की चाबी मांगी थी। कहा था कुछ जरूरी कागज रखने हैं। रेणुका पागलों की तरह बाहर दौड़ती है, तेजस की तरफ देखती है। उसकी आंखों में सवाल हैं और तेजस की झुकी हुई नजरें सारे जवाब दे रही हैं। सच्चाई कड़वी है। तेजस ने सिर्फ बाहर से कर्ज नहीं लिया था, उसने अपनी ही मां के गहने चुराकर बेच दिए थे, अपनी झूठी शान, अपने दोस्तों के सामने रुतबा दिखाने के लिए। रेणुका सुन्न रह जाती है। जिस बेटे के लिए वह सचिन से लड़ती रही, सचिन को नीचा दिखाती रही, उसी बेटे ने उसे कंगाल बना दिया। परेश बाबा यह सब देख रहे हैं। उनकी छाती में तेज दर्द उठता है। वह कुर्सी का सहारा लेकर खड़े रहने की कोशिश करते हैं। माहौल इतना बिगड़ चुका है कि वसूली वाला अब घर का सामान उठाने लगता है। टीवी तो ले ही सकता हूं, वह कहता है। अब तक चुप खड़ा सचिन आगे बढ़ता है। उसके अंदर गुस्सा है, बहुत गुस्सा। लेकिन उससे भी ज्यादा है अपने बाबा की इज्जत बचाने का जज्बा। वह वसूली वाले का हाथ पकड़ लेता है। उसकी पकड़ मजबूत है, जैसे लोहे की जकड़।
इस घर की किसी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं, सचिन शांत लेकिन सख्त आवाज में कहता है। हिसाब मैं करूंगा। एक पल के लिए सब स्तब्ध रह जाते हैं। वही सचिन, जिसे थोड़ी देर पहले टैक्सी ड्राइवर कहकर अपमानित किया गया था, आज फिर ढाल बनकर खड़ा है। लेकिन इस बार सायली आगे आती है। नहीं, वह साफ कहती है, आज आप पैसे नहीं देंगे। सबकी नजरें सायली पर टिक जाती हैं। रेणुका के मन में गुस्सा उमड़ता है। उसे लगता है यह बहु दुश्मन है। लेकिन सायली का इरादा अलग है। वह तेजस के सामने खड़ी होती है। दादा, आपकी कलाई की ये महंगी घड़ी, आपकी जेब का ये फोन, यही सब बेचिए। और अगर फिर भी कम पड़े तो अपनी उस झूठी शान को भी गिरवी रखिए, जिसकी वजह से आज यह नौबत आई है। तेजस गुस्से से सायली को देखता है। तभी सचिन आकर सायली के बगल में खड़ा हो जाता है। बिना कुछ कहे, लेकिन बहुत कुछ कहता हुआ। सचिन वसूली वाले से कहता है, तुझे तेरा पैसा मिलेगा, लेकिन शाम तक। यह नवाबजादा अपना तामझाम बेचकर तेरा हिसाब चुकाएगा। वसूली वाला सचिन की आंखों में देखता है। उसे समझ आ जाता है कि यहाँ ज्यादा देर टिकना ठीक नहीं। वह शाम तक का वक्त देकर चला जाता है। दरवाजा बंद होता है और घर के अंदर ऐसी खामोशी छा जाती है जो किसी चीख से ज्यादा भारी है। रेणुका दीवार के सहारे जमीन पर बैठ जाती है। न रोती है, न चिल्लाती है, बस शून्य में देखती रहती है। उसका गोल्डन बॉय आज पीतल का निकल चुका है। परेश बाबा उसके पास आते हैं। उसे उठाते नहीं, बस कहते हैं, देख लिया रेणुका, जिसे तू हीरा समझती रही उसी ने तेरा गला घोट दिया, और जिसे तू पत्थर समझकर ठुकराती रही उसी ने आज फिर हमारी इज्जत बचा ली। रेणुका के पास कोई जवाब नहीं है। शब्द खत्म हो चुके हैं। शायद पहली बार उसे अपनी परवरिश, अपने पक्षपात पर शर्म महसूस हो रही है। सचिन और सायली चुपचाप वहां से हट जाते हैं। वे छत पर चले जाते हैं। नीचे का तमाशा खत्म हो चुका है, लेकिन उनके दिलों का बोझ अभी बाकी है। सचिन रेलिंग पर झुककर खड़ा है। सायली उसके पास आती है। आज दोनों के बीच कोई दूरी नहीं है। सचिन धीरे से कहता है, मुझे लगा था पैसे देकर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो एक गड्ढा भरते हो, दूसरा खुद जाता है। सायली उसका हाथ थाम लेती है। यह स्पर्श सहानुभूति का नहीं, साझेदारी का है। आप दुनिया का ठेका नहीं ले सकते, वह कहती है। आपने अपना फर्ज निभा दिया, अब उन्हें उनका फर्ज निभाने दीजिए। हम अपनी एक दुनिया बनाएंगे, जहां इज्जत पैसे से नहीं, प्यार से मिलेगी। यह पल इस पूरे ड्रामे का सबसे खूबसूरत पल है। उड़ने की आशा का असली मतलब यही समझ आता है। सचिन, जो हमेशा अकेला उड़ता रहा, आज उसे एक साथी मिल गया है। नीचे तेजस अपने दोस्तों को फोन करके घड़ी और फोन बेचने की कोशिश कर रहा है। उसकी हेकड़ी टूट चुकी है। रेणुका सदमे में है। शायद बदलेगी, या शायद फिर वही कहानी दोहराई जाएगी। लेकिन आज एक बात साफ हो चुकी है, रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। और यही खत्म होता है उड़ने की आशा आज का एपिसोड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ।